अरावली अ नेचर्स गिफ्ट टू अस। आज हम लोग अरावली के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अरावली रेंजेस इस प्रकार से हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर पे एज वेल एज हमारी डेली लाइफ पे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आज का एजेंडा रहने वाला है, इसकी लेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, अरावली इसकी एज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर किस प्रकार की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और यहाँ पर जो पाई जाने वाली फेमस सिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन की बात करेंगे, जो कि आजकल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है और साथ ही साथ हमारा करंट टॉपिक भी हो जाता है। सो लेंथ एंड एज की अगर हम इसकी बात करते हैं तो लेंथ और एज में आ जाता है कि अरावलीज हमारी लगभग 700 किलोमीटर लॉन्ग है, जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है हमारे भारत की। और ये प्रोटेरोजोइक माउंटेन बेल्ट अराउंड कहाँ पर है, अक्रॉस द गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में ये फैली हुई हैं। अब क्या होता है कि इसमें हमारा दिल्ली वाला रीजन भी आ जाता है। दिल्ली रीजन को बड़ा रीजन एनसीआर को भी कवर करता है। तो यहाँ पर पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत हॉट टॉपिक रहता है, उसमें इन अरावली रेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही साथ ये क्या है, लॉन्ग ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है ऑन अर्थ, यानी कि भारत ही नहीं, ये अर्थ की सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन में से एक है। यानी कि फोल्ड माउंटेन बात करें कि जब हमारी प्लेट टेक्टोनिक, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं हो रही थी, उस दौरान प्लेट के मुड़ने से जो पर्वतों का निर्माण हुआ था उनमें से एक है हमारी अरावली। सो ये क्या हो जाती है, ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे हमारे सिविलाइजेशनल ऑल्सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इसकी माइनिंग वगैरह जो आजकल का टॉपिक है, वो शुरुआत में इसकी माइनिंग की गई थी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह पाए जाते थे। अब क्या हुआ है कि ये अब सीवियरली डिग्रेडेड हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि अब बहुत पुरानी होने के कारण अब इसमें ये हो गया कि सेंचुरी से इसमें इरोजन भी होता है। इरोजन का क्या मतलब होता है, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बह जाना। इरोजन के एजेंट क्या होते हैं, हमारी वायु यानी हवा हो गई, है ना, पानी हो गए, बारिश हो गई, इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं कि मिट्टी धीरे धीरे काट के ले जाती हैं। और फिर हमारे जो इनलीगल माइनिंग वगैरह हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती हैं। फिर क्या होगा, हम लोग की आबादी बढ़ रही है। ऐसा आप लोगों को पता होगा कि भारत जो है वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड शहर है या देश है, सॉरी देश है। तो देश पॉपुलेटेड है तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन प्रोसेस भी धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा होना चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अर्बनाइजेशन हुआ तो जो वहाँ की स्थानीय स्पीसीज थी वो अपनी जगह खोने लगी, और जब बाहर से लोग गए तो अलग से पेड़ ले गए, पौधे ले गए, तो इनवेजिव स्पीसीज जो वहाँ की लोकल स्पीसीज नहीं, बाहरी स्पीसीज लाई, उससे क्या हुआ कि हमारे वहाँ के फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा। ये सारी चीज़ें हुई जिससे वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गए हैं। अब इन रिसेंट मंथ क्या हुआ, देयर हैज़ बीन रिन्यूड लीगल एंड पब्लिक कंट्रोवर्सीज ओवर क्या, माइनिंग वगैरह के ऊपर कंट्रोवर्सीज बराबर सुनने को मिल रही होंगी। अब बहुत बारीक बात यह है कि हम लोग को याद करना चाहिए कि ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, अगर अरावली नहीं होता तो हमारा डिजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत को भी इफेक्ट करता। अरावली हैं इसलिए जो थार डेजर्ट है वो कहीं ना कहीं राजस्थान तक ही सीमित है। अगर ये आगे बढ़ता तो हमारे वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाता, साथ ही साथ वहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता। अब आगे बात करते हैं, अरावलीज हमारी हैं कहाँ। अरावलीज रेंज जो आप देख पा रहे हैं 4th नंबर के आसपास, यहाँ पर हमारी अरावलीज हैं। अरावलीज हमारे राजस्थान के आसपास हैं। आप जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ अगर नहीं होती तो ये डेजर्टिफिकेशन बहुत आगे तक जाता। इन दोनों का मैप है, इससे हम समझ सकते हैं ये हमारी पर्वत रेंजेस कुछ हैं और अरावली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद ये है अरावलीज की रेंज क्या है, ये हमारी गुजरात स्टार्ट होती है, राजस्थान, देन हरियाणा और वो हरियाणा तक जाती है, जिसमें दिल्ली भी बीच में पड़ता है। और ये हमको क्या बहुत ही प्रकार से प्रोटेक्ट करती है। ना अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये हमारा राजस्थान में है। उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये भी हमारा फुटहिल्स ऑफ कहाँ पर है, अरावली, ये फेमस है। इसमें टाइगर, लिपर्ड वगैरह पाए जाते हैं, स्लॉथ वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क है, ये भी हमारा अरावली रेंजेस में है और इसमें सिग्निफिकेंट बर्ड सेंचुरीज इन भरतपुर वगैरह भी पाई जाती हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, इन सेंचुरीज़ की बात करें तो माउंट आबू है और उसके बाद कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरह की सेंचुरीज़ भी पाई जाती हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, काफ़ी 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 प्रोटेक्टेड एरियाओं में से एक होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देन अभी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फाउंड ऑन इट। वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है, लेपर्ड वगैरह मिलता है, हाइना मिलता है ना, गोल्डन जयकाल मिलता है, नील गाय जिसको ब्लू बुल भी कहते हैं, आमतौर पे जो देखा जाता है वो भी पाया जाता है। उसमें चीतल वगैरह है, सांबर डियर है, वाइल्ड बोर है ना, इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं जो कि आमतौर पर हमारे आसपास उत्तरी भारत में पाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, तो ये सब आराम से देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये कुछ इनकी पिक्चर्स दी गई हैं, मंकी है, जयकाल है और टाइगर वगैरह है। उसके बाद फ्लोरा फाउंड इन अरावलीज। अरावलीज में फ्लोरा किस तरह पाई जाती है, फ्लोरा ऑफ द अरावली रेंजेस इंक्लूडेड ड्राई डिसिडुअस एंड थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन। यहाँ पर मतलब ड्राई डिसिडुअस हैं, सूखे पत्ते पाए जाते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह फॉरेस्ट होंगे, यानी कि झाड़ीदार पौधे पाए जाएंगे। क्यों, उसके बाद बबूल जैसे खिजड़ी, नीम, पलास, स्कर्ब्स, ग्रासेस, मेडिसिनल प्लांट वगैरह पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है, वहाँ पर बारिश कम होती है,
इस वजह से प्लांट लाइक कैक्टस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स इज ऑल्सो फाउंड इन दीज एरियाज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। फेमस साइट क्या हो गई, जैसा आप लोग को पता है कि स्टेट में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान वगैरह मिलेंगी। अब दिल्ली में हमारा दिल्ली कैपिटल है, एनसीआर रीजन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू वगैरह मिलते हैं। अब कहते हैं, अब इसके इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, ये क्रेडल है। यहाँ पर हम लोग को अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसी का एक पार्ट कालीबंगन रीजन पाया जाता है। यहाँ पर हमको कंगन मिले हैं और ये इस वजह से ये हमारी एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशनल साइट हो जाती है, जिसका इंपॉर्टेंस और भी, अरावली का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। और अगर हम मिडिवल की या फिर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ऑल्सो देयर इज एन पोर्ट एंड फोर्ट्स, टेम्पल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजपूत राजाओं का राज रहा है, इस वजह से यहाँ पर कई पोर्ट्स, कई फोर्ट्स, कई कई टेम्पल्स वगैरह बनवाए जाते थे, क्योंकि उनका राज था। तो वहाँ पर वो अपने राज के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते थे। उसके बाद प्रोटेक्टेड नेचुरल बैरियर्स इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट बैरियर इसी तरीके है जैसे आज हमारा वर्क कर रहा था, और अच्छा था। अरावली डिग्रेडेशन कम हुआ था तो और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता था। अब हम जियोग्राफिकल एविडेंस की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस में क्या होता है, ये क्लाइमेट पे कैसा इंपैक्ट डालता है, डेजर्ट कंट्रोल किस प्रकार करता है, ग्राउंड वाटर किस प्रकार इफेक्ट करता है, रिवर, सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इंपैक्ट डालता है। तो सिंपल सी बात है, क्लाइमेट की बात करें तो एक्ट एज ए क्लाइमेट बैरियर एंड हेल्प कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न राजस्थान। क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं तो मानसून की जब हवाएं आती हैं तो वहाँ टकराती हैं और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। नाउ अगर हम डेजर्ट कंट्रोल की बात करें तो अरावली रेंज क्या करती है कि डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है उसके वेस्टर्न साइड में, वो ईस्टर्न साइड आने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि उसके वेस्टर्न साइड पे हमारा थार डेजर्ट पड़ता है। अगर बैरियर नहीं होगा तो थार डेजर्ट क्या होगा, बढ़ेगा और वो दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश तक भी हिट कर सकता है, जिससे डेजर्टिफिकेशन की समस्या और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जुड़ी एक समस्या और उत्पन्न होगी, जिसको हम ग्राउंड वाटर की समस्या जुड़ी कह सकते हैं। क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर डिजर्टिफिकेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर चीज़ें कम होंगी, लेक सूखने लगेंगे, है ट्यूबवेल्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो ये उत्तर वाला, उत्तरी भाग का जो बेल्ट है, यहाँ पर हमारा गेहूँ की और चावल की खेती अधिक होती है। अगर डिजर्टिफिकेशन बढ़ा तो हमारे फूड सिक्योरिटी पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, जिससे स्टारवेशन की समस्या या भुखमरी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी रिवर्स की। सोर्स रीजन ऑफ रिवर लाइक लुम्बिनी, साबरमती एंड बनास, ये सभी रिवर जो है हमारी अरावली के आसपास से निकलती हैं, क्योंकि अरावली इन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। देन सॉइल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन रिड्यूस द सॉइल इरोजन, और अरावली रेंजेस बैरियर के रूप में काम करते हैं, तो सॉइल इरोजन को भी कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और सैंड मूवमेंट, इससे क्या होगा, सैंड मूवमेंट कम होगा। अगर सैंड मूवमेंट ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है हैम्पर होगा, और फॉरेस्ट के लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या है, अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो जीव जंतु होंगे वहाँ के जो लोकल हैं वो भी मरने लगेंगे। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितनी अधिक, एक छोटी सी जगह में जितने अधिक से अधिक जीव जंतु रह सकें, उतनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर ये फॉरेस्ट कटेंगे, नहीं रहेंगे, या फिर डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिड्यूस होंगे, जिससे हमारा सॉइल कंजर्वेशन भी नहीं होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होगी। और नेक्स्ट समस्या हमारी ह्यूमन सेटलमेंट की है। जैसा आप लोगों को पता है कि अगर ह्यूमन सेटलमेंट अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि सोर्स की डिमांड बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रिसोर्स खर्चा करने पड़ेंगे। इनसे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि उस चीज़, वहाँ की चीज़ों का नेचुरल वेजिटेशन का दोहन होगा। अब नेचुरल वेजिटेशन का दोहन होने लगा, इसका मतलब वहाँ की रिसोर्स का धीरे धीरे कम होना तय हो जाएगा। लेकिन वो तो वहाँ के लिए ऐसी बनी नहीं, वो नेचुरल बैरियर है। अगर हम उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो पूरी पूरी ह्यूमन कम्युनिटी पे पड़ेगा। अगर ह्यूमन कम्युनिटी इंपैक्ट होगी तो कहीं ना कहीं सारी कम्युनिटी, सारे जानवर, जीव जंतु सभी इंपैक्ट होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला है इन्वायरमेंट। ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा, वो सारे ये जितने भी टॉपिक थे, क्लाइमेट, डेजर्ट कंट्रोल, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालेंगे हमारे इन्वायरमेंट पर। और इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ऑल दीज रिसोर्सेज, ऑल दीज टॉपिक्स। सो इनसे क्या होगा, अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, और जैसा हम लोग को मानसून अपने टाइम पे चाहिए, हम लोग को फसलें अपने टाइम पे चाहिए, हम लोग को रिवर में पानी चाहिए, है ना, पॉल्यूशन कम चाहिए, तो इस नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल बैरियर को हमको बचा के रखना पड़ेगा। इसलिए स्पेशली फॉर द आवर कैपिटल रीजन, आवर एनसीआर रीजन, बिकॉज ये क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पर पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है, और यहाँ पर पॉल्यूशन की घटनाएं या फिर एयर पॉल्यूशन इतने हद तक देखने को मिलता है कि लोग मर रहे होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अरावलीज। अब देखो क्या होता है कि हम सबसे पहले इस टॉपिक पे समझें कि अरावली का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों इस चीज़ में हमको अरावली बचानी चाहिए, क्यों जो है इन सब चीज़ों को करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डेजर्ट कंट्रोल करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट, अगर हम डेजर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन
एग्रीकल्चर, अर्बन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हेरिटेज एंड सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों के लिए हमारी अरावली का बचना या फिर उसको बचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बचाते हैं तो सबसे पहले ये इम्पैक्ट डालेगा कि हमारा डिजर्टिफिकेशन रुकेगा, जिससे नेचुरल वेजिटेशन रुकेंगी, हम लोग खेती अच्छे से कर पाएंगे, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल क्लाइमेट है वो प्रोसीड कर पाए, वो रह पाएगा। सेकंड बातें हैं कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर बचा रहेगा, तो इससे क्या होगा, अगर डिजर्टिफिकेशन कम हुआ तो जो बारिश का पानी होता है वो फिर से वो ऑब्जर्व होकर नीचे जाएगा धरती में, और क्या होगा, रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को और मेंटेन करके रखेगा वाटर अवेलेबिलिटी को। अब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अगर अरावली बची तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण, हमारा फॉरेस्ट क्या है वो अच्छे से फल फूल पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे फॉरेस्ट, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या है मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद आते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन की। अगर देखो, क्योंकि अरावली हमारे मानसून के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर अरावली रुकती है, इसको बचाया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, तो क्या होगा, ये हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखती है। 10 स्टॉर्म आते हैं जो हमारे थार डेजर्ट में, उसको भी प्रिवेंट करके रखती है कि वो हमारे जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ पर 10 स्टॉर्म का प्रभाव ना पड़ सके। और एयर पॉल्यूशन को भी कम करता है, क्योंकि 10 स्टॉर्म अगर अरावली नहीं होती है एज ए नेचुरल बैरियर, तो क्या होगा कि 10 स्टॉर्म सीधा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के एरिया में, हरियाणा में, राजस्थान में, इस सभी जगहों पर और नॉर्थवर्ड जो है हमको दिक्कत दे सकते हैं। और फिर अगला टॉपिक आता है हमारा सॉइल कंजर्वेशन के लिए। सॉइल कंजर्वेशन करेंगे अगर अरावली को हम बचाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन अपने मन से हो जाता है, क्योंकि सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने बचा के रखी है। और अब जब सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सॉइल इरोजन कम हुआ, तो मेंटेन कर पाएंगे हम लोग क्या, सॉइल की फर्टिलिटी। देन अगला टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम जब हम अरावली बचाते हैं, फिर वही बात आ गई, तो उससे क्या होता है, सपोर्ट करेगा फार्मिंग के लिए और रूरल लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि उनसे थोड़ा बहुत हमारे फॉरेस्ट जो होते हैं लाइवलीहुड ह्यूमंस को प्रोवाइड कराते हैं। देन अर्बन एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि एज ए नेचुरल बैरियर हम लोग को दिल्ली के आसपास के रीजन में भी असर डालता है। हेरिटेज के रूप में हम आप लोग को शुरुआत में बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं और हिस्टोरिकल साइट वगैरह हैं, तो इनको भी बचा के रखेंगे। अगर अरावली कहीं ना कहीं अरावली को दिक्कत आती है, तो हमारी हेरिटेज को भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सीधा सीधा ये इम्पैक्ट होता है कि हम लोग उतने रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे बैलेंस बना के चला जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उस सभी चीज़ों का उपयोग कर सकें। इसलिए अगर हम अरावली को बचाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अपना पार्ट अच्छी तरीके से दे पाएंगे। नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो अगली वीडियो होगी उस पर हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो अपना रिव्यू जरूर बताएं। धन्यवाद।